हेलो, सुप्रभात बच्चों। मैं रेनू, आपकी हिंदी अध्यापिका। हम करेंगे आज क्लास 12 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 का दूसरा पाठ, जो है आनंद यादव द्वारा रचित जूझ। इस पाठ की व्याख्या फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। आज हम इसकी व्याख्या का दूसरा भाग करेंगे। ये पाठ आनंद यादव द्वारा रचित मूलतः मराठी उपन्यास झोबी का हिंदी अनुवाद है। यह बहुत ज़्यादा बहुप्रशंसित और बहुचर्चित उपन्यास रहा। इसे साहित्य अकादमी सन 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ और लेखक ने इसमें आत्मकथात्मक शैली के साथ साथ आंचलिक मेल मिलाकर नई कलात्मक अभिव्यक्ति दी है। यहाँ पर इसी उपन्यास का एक अंश मात्र दिया गया है। इसमें एक किशोर के लेखक ने स्वयं एक संस्मरणात्मक उपन्यास है, ये आत्मकथात्मक शैली में जो लिखा गया है। इसमें किशोर के ग्रामीण जीवन का कठोर यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश की अत्यंत विश्वसनीय जीवंत गाथा है। इस आत्मकथात्मक उपन्यास में अस्त व्यस्त और अलमस्त रहने वाले निम्न मध्यम वर्गीय ग्रामीण समाज, संघर्ष करते हुए किसानों और मजदूरों की बहुत ही मर्मस्पर्शी सी झांकी लेखक ने प्रस्तुत की है। इस पाठ की व्याख्या के पहले भाग में हमने देखा कि लेखक बताता है वो पढ़ने को बहुत ललायत रहता है, परंतु पिता के डर की वजह से वो कभी कह नहीं पाता। लेखक सोचता है कि वो कितना भी खेती का काम कर ले, खाली हाथ ही रहेगा हमेशा। समय बदल गया है, पुराने दिन लद गए। वो चाहता है कि वो पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करे और बाद में नौकरी को छोड़कर धंधा कारोबार कर लेगा, परंतु उसके पिता उसे पढ़ाना नहीं चाहते। दिवाली की बाद इसके जो दादा थे, जिनको वो पिता जिद थे, जिनको वो दादा कहकर संबोधित करता है, वो ईख पेरने का काम शुरू करवा देते थे, क्योंकि बाद में गुड़ ज़्यादा बढ़िया बनने लग जाता था। और लेखक के पिता का सोचना है कि बाद में उनके 3 नंबर वाले गुड़ को कोई नहीं खरीदेगा, और वैसे भी गुड़ बढ़िया नहीं, पैसे बढ़िया मिलने चाहिए, ऐसा उनका मानना था। और एक दिन जब सभी धूप सेक रहे थे, माँ कंडे थाप रही थी, लेखक आनंद यादव उन्हें पानी पकड़ा रहे थे और लेखक ने ठीक अवसर देखकर माँ से पढ़ाई की बात छेड़ी। माँ के मन में भी डर बैठा हुआ था, तो दोनों मिलकर अब दत्ताजी राव के पास जाकर, जो उस गांव के मुखिया हैं, उनके पास जाकर पढ़ाई की बात करते हैं और दत्ताजी राव उन्हें आश्वासन देते हैं कि वो उनके पिता से बात करेंगे। तो लेखक अब दत्ताजी राव के घर पर अपने पिता को उनकी माँ भेज देती हैं और सारी बातें, क्योंकि दोनों माँ और बेटा दत्ताजी राव के सामने रख चुके थे कि किस तरीके से उनके पिता ने उनकी पढ़ाई बंद करवाई थी और वो आगे पढ़ना चाहता है। तो अब दत्ताजी राव के पास जब वो उनके पिता पहुंच जाते हैं, तो थोड़े समय बाद बेटा भी पीछे पीछे माँ भेज देती है उसको भी, और वहाँ जाने के बाद जब बातें होती हैं तो दत्ताजी राव उसे पढ़ने की परमिशन दे देते हैं कि तुम पढ़ोगे, कल से स्कूल जाओगे। और इस तरीके से उसका स्कूल जाना जब शुरू होने की बात होती है, तो दत्ताजी राव उनको कहते हैं कि इसके पास ज़्यादा बच्चे हो गए, इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है। और तब लेखक के जो पिता हैं वो कहते हैं कि वो किस तरीके से अपना पक्ष रखते हैं और उसका स्कूल जाना आनंद यादव का किस तरीके से शुरू होता है और स्कूल के जो प्रारंभिक दिन थे वो उनके लिए कितने संघर्षपूर्ण रहे, आज की व्याख्या में हम देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज की व्याख्या का पाठ, जहाँ पर लेखक के जो पिता हैं, जब दत्ताजी राव उन पर आरोप लगाते हैं कि ये तुम्हारा ध्यान नहीं रख रहा, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, तब उनके पिता कहते हैं, मैंने मना कब किया जी, इसको ज़रा गलत सलत आदत पड़ गई थी, पाठशाला से निकलकर ज़रा नज़रों के सामने रख लिया है। तो वो बताते हैं कि ये जानबूझकर पढ़ाई नहीं कर रहा था, पढ़ाई में इसका ध्यान नहीं था, इसलिए मैंने इसकी पढ़ाई छुड़वा दी और अपनी नज़रों के सामने रख लिया है। कैसी आदतें? अब दत्ताजी राव जानना चाहते थे कि कैसी आदतें पड़ गई थी, क्या खराब आदत थी। चाहे जैसी, यहाँ वहाँ कुछ भी करता है, कभी कंडे बेचता, कभी चारा बेचता, सिनेमा देखता, कभी खेलने जाता। खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया। लेखक
हैरान हो जाते हैं कि पूरा जो पासा था वो उलट पड़ रहा था, उनके पिता ने उन पर ही आरोप लगा दिए थे। तब दत्ताजी राव उसी से पूछते हैं, क्यों रे छोकरे? नहीं जी, कभी एक बार मेले में पटा पर पैसे लगा दिए थे। तो फिर अब लेखक बताते हैं कि किस तरीके से उसने एक बार मेले में पैसे जीत लिए थे, और दादा तो कभी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते, इसलिए खेत पर गोबर बीन बीन कर माँ से कंडे थपवा लिए थे और उन्हें बेचकर ही कपड़े भी बनवाए थे। और उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था। मैंने भी झूठ सच मिलाकर ठोक दिया कि जो कुछ मुझे झूठ सच जैसा समझ में आया, क्योंकि मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए देखना था कि किस तरीके से मेरी पढ़ाई शुरू हो सके। तो वो भी अब झूठ सच जो मिलता है वो बोल देते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ और मैंने सिर्फ एक बार कंडे बेचे थे और उसी से मैंने कपड़े भी बनवाए और एक बार मैं सिनेमा देखने गया। उसके बाद अब वो कहते हैं कि अब ये सब बंद और सिर्फ पढ़ाई में मन लगा। नापास नहीं हुआ है कभी, कि ऐसा तो नहीं हुआ कि कभी फेल हो गए हो? नहीं जी, पाठशाला जाना ही बंद करा दिया, इसलिए परीक्षा में नहीं बैठा हूँ। अच्छा अच्छा, अब तो घर जा, सवेरे से पाठशाला जाने लग। जी। और ऐसा कहकर लेखक वहां से उठ खड़े होकर चल देते हैं। बाहर निकलते निकलते मैंने सुना कि अरे बच्चे की जात है, एकाध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ? दत्ताजी देसाई सरकार जो थे वो उसके पिता को समझा रहे थे कि अगर बच्चा एक आध बार सिनेमा देखने चला गया तो उसे क्या फर्क पड़ा, एक आध बार खेलने में लग गया तो क्या हुआ? क्या इस बात पर उसका पढ़ना लिखना बंद कर देगा? जी। अब उनके पिता कहते हैं, जी आप कहते हैं तो भेज देता हूँ कल से, देखते हैं एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए तो। दादा ने मन मार कर कहा। दादा तो चाहते ही नहीं थे कि वो स्कूल जाए, पढ़ाई करे, खेतों का काम ना करे, क्योंकि अब उन्हें काम का बोझ उन पर ज़्यादा पड़ जाएगा। तो इस समय उनका कोई बस नहीं चला था। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया, जब वापस आए तो खाना खाने के वक्त उन्होंने ये बात पहले ही तय कर ली कि पाठशाला 11 बजे होती है और 11 बजे जब स्कूल जाने का समय होता है सुबह के समय, तो दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होना चाहिए। 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए, खेत पर से सीधे पाठशाला पहुंचना और सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता भी घर से ले आना, कि सुबह अपना बस्ता उठाना, सीधा खेत पर जाना और 11 बजे तक खेत में पानी देना और उसके बाद वहीं से स्कूल के लिए निकल जाना। छुट्टी होते ही और जब छुट्टी हो जाए स्कूल से तो घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना, जो पशुओं को चराने के लिए ले जाना होता था, कि वो सब काम करना। और कभी कभी खेतों में ज़्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी लगाना, कि ज़रूरी नहीं है रोज़ पाठशाला जाओ, कभी कभार जब खेतों में काम ज़्यादा होगा तो उस दिन स्कूल में अपसेंट भी हो जाओगे तुम, समझे? मंजूर है का? और वो उससे ये सारी बातें मंजूर करवा लेते हैं। हाँ, खेत में काम होगा तो गैर हाजिर रहना ही चाहिए। मैं ऐसे बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर हैं, और जबकि मन में आनंद का सागर उमड़ रहा था। बस खुशी इस बात की थी कि स्कूल जाने की परमिशन मुझे किसी तरीके से मिल गई थी। हाँ, इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, नहीं तो ये पढ़ना लिखना किस काम का। मैं सवेरे शाम दोनों समय खेतों पर आता रहूँगा ना, कि पिताजी कहते हैं कि मैं सुबह शाम दोनों समय खेतों पर आता रहूँगा और मैं देखता रहूँगा कि तुम खेतों पर काम कर रहे हो, खेतों में पानी देना, ढोर चराना, पशुओं को चराना, ये सब काम कर रहे हो या नहीं करे। हाँ, यदि नहीं आया किसी दिन तो देख, गाँव में जहाँ मिलेगा वहीं कुचलता हूँ कि नहीं तुझे। तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है ना, मुझे मालूम है। बॉलिस्टर नहीं होने वाला है तू। दादा बार बार कुर कर रहा था, वो बार बार, क्योंकि अब उन्हें गुस्सा आ रहा था। वो तो चाहते ही नहीं थे उसको पढ़ाना, और अब उन्हें दत्ताजी देसाई सरकार की बात मानकर उसे पढ़ने के लिए भेजना ही पड़ेगा। तो वो बस ये चाह रहे थे कि किसी तरीके से वो कुछ गलती करे और वो उसका स्कूल जाना बंद करवा दे। तो वो बार बार बोले जा रहे थे और लेखक चुपचाप गर्दन नीची करके खाना खाने लगा था। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। गर्मी, सर्दी, हवा, पानी, वर्षा, भूख, प्यास आदि का कुछ भी ख्याल ना करते हुए खेती के काम की चक्की में 11 से 5 बजे तक पिसते रहने का छुटकारा मिल गया। कि पहले तो खेतों में सुबह 11 बजे से 5 बजे तक काम करना ही पड़ता था, तो अब उसका तो छुटकारा मिल गया।
उस चक्की की अपेक्षा मास्टर जी की छड़ी की मार अच्छी लगती थी। उसे मैं मज़े से सहन कर लेता था क्योंकि पढ़ने में तो रुचि थी। अब पढ़ाई के समय गलतियां होंगी तो मास्टर जी की छड़ी भी खा ली जाएगी। दोपहर भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था क्योंकि पहले तो पूरी दोपहर भर का सारा समय खेतों में गुजारना पड़ता था, खेतों के काम करने पड़ते थे। अब कम से कम पाठशाला में पेड़ की छाया तो मिलेगी और गर्मी के 2 महीने आनंद में बीत जाएंगे। तो इस तरीके से उनका समय स्कूल जाने में शुरू हो गया। फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगा क्योंकि 5वीं कक्षा पास करनी थी। जनवरी का महीना था, मार्च तक 2 महीने तक उसे वो क्लास पास करनी थी। तो लेखक अब दोबारा से 5वीं कक्षा में जाकर बैठने लगा। फिर से नाम लिखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि 5वीं नापास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी क्योंकि 5वीं फेल नहीं थी। वही 5वीं की ही हाजिरी रजिस्टर में लिखा रह गया था। और पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था क्योंकि 1 साल तो पहले ही बर्बाद हो चुका था। जो साथ के बच्चे थे वो आगे की कक्षाओं में थे। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे और मेरी अपेक्षा कम उम्र के और मैं जिन्हें कम अकल का समझता था उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा। ये बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई। मन खट्टा हो गया। ये इस बात का काफ़ी अफसोस हुआ कि जो मुझसे छोटे बच्चे थे आज मुझे उन्हीं के साथ बैठना पड़ रहा था। बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक साइड में जाकर वो वहाँ पर बैठ गई कि एक तरफ बिल्कुल जैसे अनजान हो, किसी को ना जानती हो। तो बेंच के एक सिरे पर कोने पर जा बैठा। मास्टर कौन है इसका पता नहीं था। पुरानी किताबों और पुरानी कॉपियों का उस कक्षा से कोई भी संबंध नहीं था क्योंकि अब वो तो किताबें पुरानी थी और क्लास वो वाली तो 1 साल पहले ही छूट चुकी थी। तो अब उन किताबों का कुछ लेना देना नहीं था। फिर भी लट्ठे के बने थैले में उन्हें ले आया था। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी इंतज़ार में जैसे बैठा होता है, उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर, जो मेरी पुरानी पुस्तकें थी पहले साल की, वही संभाल कर मैं यहाँ बेंच के कोने पर बिल्कुल दुबका हुआ सा बैठा था। अब कक्षा में कोई नया बच्चा आया है तो शरारत तो होगी ही। तो अब पूछा जाता है, क्या नाम है मेहमान का, नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो? कक्षा के सबसे शरारती लड़का था। कक्षा का जो सबसे शरारती लड़का था वो था चाहन का लड़का। और वो चाहन का लड़का जो है सबके सामने उसका मजाक उड़ाने लगा। खिल्ली उड़ाने के स्वर में उसने उससे पूछा। मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी थी क्योंकि खेतों से काम करके आया था और सबने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। मैंने जो कपड़े पहने हुए थे वो बालूगढ़ी की लाल माटी के रंग में मटमैली हुई धोती थी, गमछा पहना हुआ था और ऐसा लड़का पूरी कक्षा में मैं अकेला ही था। तो वो उसका मजाक उड़ाते हैं कि गलती से इस क्लास में आकर बैठ गए हो या नए मेहमान हो, क्या वो उसका मजाक उड़ाते हैं। देखें देखें तुम्हारा गमछा। और ऐसा कहते कहते वो मेरा गमछा खींच लिया। गमछा होता है पतले कपड़े का एक तौलिए जैसा होता है जिसको व्यक्ति अपने गले में, सर पर गर्मी से बचने के लिए अपने साथ रखा करते हैं। वो लड़के उसका गमछा खींच लेते हैं और पूरी कक्षा में इसकी खींचातानी होगी और फट जाएगा। वो मनी मन मतलब बड़ा घबरा रहा था लेखक कि अब मेरा गमछा गया। मनी मन ये सोचकर मैं रुआंसा हो रहा था, मुझे रोना आ रहा था, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए उसे उतार कर टेबल पर रखकर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए हुश की आवाज़ की। वो उस मास्टर जी की नकल करने लगा था। उसने अपने सर पर बांधा और उसके बाद उसको टेबल पर रख दिया। इतने में मास्टर आ गए और वो गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा। जो वो सबसे शरारती लड़का था, चाहन का लड़का, वो अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और जो लेखक का गमछा था वो मास्टर जी की टेबल पर ही रह गया। पहले दिन ही इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी और छाती में धक धक होने लगी। बड़ा डर गया लेखक पहले दिन ही। रणवरे मास्टर कक्षा में आए। टेबल पर मटमैला गमछा देखकर उन्होंने पूछा, किसका है रे? तो जब वो ये पूछते हैं कि ये गमछा किसका है तो लेखक जवाब देते हैं, मेरा है मास्टर। तो कौन है? मैं जकाते, पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। गमछा ले जा पहले।
उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने गया तो कहा, यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह? मैंने नहीं रखा मास्टर, उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया। ये चाहन का बच्चा बिन बात के उठा पटक करता है, कहते हुए मास्टर उस लड़के की ओर चले गए। मास्टर ने मेरे बारे में और पूछताछ की। वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। उन्होंने मेरे बारे में जाना कि मैं कौन हूँ और क्या नाम है मेरा, और उसके बाद वो अपनी एक कविता पढ़ानी उन्होंने शुरू कर दी। बीच की छुट्टी में मेरी धोती की काछ उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की। धोती की काछ की धोती को कमर पर जहाँ बांधा जाता है, पीछे की तरफ से उसको जो रोका जाता है, वो उसको खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीठ करके जा बैठा, क्योंकि बार बार वो लड़का जो है धोती को खींचने की कोशिश कर रहा था। तो उससे बचने के लिए मैं दीवार की तरफ पीठ लगाकर बैठ गया कि पीछे से वो धोती की किनारी को ना निकाल पाए। पूरी छुट्टी होने से पहले वहाँ से उठा ही नहीं। खिलौने के लिए बनाए गए कोए के बच्चे को खुले में रख दिया जाए, जैसे कोई खिलौने का कोई नकली कोए का बच्चा बनाया जाए और उसको जब खुले में रख दिया जाता है तो चारों तरफ से कोए आ जाते हैं और उस पर चोंच मारते हैं। वैसा ही हाल मेरा हो गया था, क्योंकि कक्षा के सभी बच्चे उसको छेड़ रहे थे, उसको तंग कर रहे थे। तो लेखक को लग रहा था मेरी भी हालत वही है, मेरी ही पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। घर जाते समय सोच रहा था, लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, इस तरह कैसे निभा होगा? नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में। अब लेखक मन ही मन सोच रहा था कि ऐसी पाठशाला जाने से क्या मतलब, कि जहाँ लड़के मेरा इतना मजाक उड़ाते हैं, मेरे कपड़े खींचते हैं, तो मैं ऐसे पाठशाला नहीं जाऊंगा। इससे तो अपना खेत ही भला, जहाँ खेती करो चुपचाप काम करते रहो। गली के 2 ही लड़के हैं कक्षा में और वो भी मुझसे कमज़ोर हैं, वो क्या मदद करेंगे मेरी? मन उदास हो गया। चौथी से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी। जब पहले स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल बिल्कुल अपना सा लगता था, लेकिन अब वो एकदम पराई पराई जैसी लगने लगी। अपना वहाँ कोई नहीं है। पहले तो सभी बच्चे साथ के थे। सवेरे हो जाने पर मैं उमंग में था, फिर से पाठशाला चला गया। माँ के पीछे पड़कर एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्डी मैलखाऊ रंग की 8 दिन में मंगवा ली, क्योंकि पहले तो धोती पहनकर जा रहा था तो धोती लड़के खींचते थे, तो इसलिए अब उन्होंने माँ से कहकर एक टोपी, गमछे की जगह वो टोपी लेने लगे और धोती की जगह वो नाड़ी वाली चड्डी जो उन्होंने मैलखाऊ रंग की मंगवा ली थी वो पहनकर स्कूल जाना शुरू कर दिया था। चड्डी पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत पर जाना शुरू हुआ। धीरे धीरे लड़कों से मेरा परिचय बढ़ गया। मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। अब पहले जो मास्टर थे वो रणनवरे थे, जो वामन पंडित की कविता पढ़ा रहे थे, जो पहले दिन कक्षा में आए थे। अब उनके जो क्लास टीचर के रूप में आए थे वो थे मंत्री नामक मास्टर। वो प्राय छड़ी का उपयोग नहीं करते थे। किस तरीके से वो पनिशमेंट दिया करते थे? हाथ से गर्दन पकड़ते और पीठ पर घुसा लगाते थे। पीठ पर एक जोर का बैठते ही, जैसे ही घुसा उनका कमर पर पीठ पर लड़कों के पड़ता था, लड़का हूक भरने लगता था, दर्द से कराहने लगता था। लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी। इसके कारण उधम करने वाले लड़कों को प्राय मौका नहीं मिलता था। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे। एकाध सवाल गलत हो जाता तो उसे वे अपने पास बुलाकर समझा देते थे। एकाध लड़के की कोई मूर्खता दिखाई दी तो भी वो उसे वहीं ठोक देते। कोई भी गलती करता था उसको वो वहीं पर पनिशमेंट देने लगते थे। इसीलिए सबका उन मास्टर के प्रति सबके मन में डर बैठा हुआ था और इसलिए सभी का पसीना छूटने लगता। सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगे थे, क्योंकि सभी को ये डर था कि मास्टर जी उन्हें पनिशमेंट देंगे, और इसी वजह से सब घर से पढ़कर आते थे। वसंत पाटिल नाम का एक लड़का, शरीर से जो दुबला पतला था परंतु था बहुत होशियार। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे। स्वभाव से भी शांत था, हमेशा पढ़ने में लगा रहता।
घर से पूरी तैयारी करके आता होगा, दूसरों के सवालों की जांच करता था, दूसरे बच्चे जो सवाल करके लाते थे वो उनको देखता था कि उन्होंने ठीक किए हैं या गलत किए हैं। मास्टर ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया था, हमेशा पहली बेंच पर बैठता, बिल्कुल मास्टर जी के पास। कक्षा में उसका सम्मान था। मुझे ये लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था, मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था, गलती से पिछड़ गया हूँ मैं, इसलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटरी मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए थी। मुझे ऐसा लगने लगा था। लेखक को लगता था कि मैं बड़ा हूँ तो क्लास की जो मॉनिटरशिप थी वो मुझे मिलनी चाहिए थी, और दूसरी ओर ये भी लगता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छे तरीके से पास होना है, किसी भी तरीके से मुझे पास भी होना है, अच्छी तैयारी करनी है। तो उन सब तैयारियों के लिए और अच्छे से पढ़ने के लिए लेखक चाहते थे कि वो जो है किस तरीके से पढ़ाई शुरू करें, और क्लास की मॉनिटरशिप उन्हें लेनी है या फिर उन्हें अच्छे नंबरों से पास होना है 2 महीने में ही पूरी तैयारी करके, तो उनका ध्यान वहाँ पर लगने लगता है। तो अब आज के लिए हम इतना ही करेंगे इसकी व्याख्या, जिसमें हमने देखा कि लेखक किस तरीके से जो प्रारंभिक दिन थे उनके पाठशाला में जाने के, वो कितने संघर्षपूर्ण थे, बच्चों की शरारतों का होना, अपने आप को कक्षा में दूसरों से पीछे पाने के बाद भी संघर्ष करते रहना, अगर वो चाहते तो खेतों में आराम से रहकर काम कर सकते थे, क्योंकि पहले दिन बच्चों ने उन्हें बहुत तंग किया था। पढ़ा उनसे कम उम्र के बच्चे क्लास में थे, वो चाहते तो ना पढ़ते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू किए रखी, और ये भी निश्चित था उनका कि वो अपनी इस पढ़ाई को तब तक जारी रखेंगे जब तक वो अच्छे नंबरों से पास नहीं हो जाते। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आगे की जो हमारी व्याख्या है उसमें हम देखेंगे कि उनकी जो पढ़ाई थी अब वो किस तरीके से इम्प्रूव होती है, कैसे उसमें सुधार होता है, और वो एक अच्छे लेखक तक कैसे पहुंच पाते हैं, एक अच्छे लेखक तक का सफ़र उनका जो होता है, कविताएं लिखना उन्होंने कैसे शुरू किया, और वो किस प्रकार से खेतों के काम के साथ साथ कविता रचना भी करने लगे थे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।